अध्याय 11 खंडहर किला। डार्क फॉरेस्ट से निकलने के बाद कारवां एक खुले मैदान में पहुंच गया था, जहां दूर क्षितिज पर एक प्राचीन खंडहर किला दिखाई दे रहा था। यह किला सदियों पुराना लग रहा था। इसकी दीवारें टूटी हुई थीं और इसकी मीनारें धूल में लिपटी हुई थीं। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। यह जगह रुइंड फोर्ट्रेस के नाम से जानी जाती थी, एक ऐसी जगह जो स्पेल की रहस्यमयी शक्तियों से भरी हुई थी। अर्जुन ने उस किले को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल और क्रिम्सन स्पायर से मिले लाल रत्न को छुआ। उसकी छाया शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि यह किला उसके लिए नई मुसीबतें लाएगा। सूरज प्रशिम ने कारवा को किले की ओर ले जाना शुरू किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह रुइंड फोर्ट्रेस है। यहाँ हमें रात बितानी होगी, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन यह जगह खतरनाक है। यहाँ प्राचीन शक्तियां बसती हैं जो हर किसी को परखती है। सावधान रहना। नेफिस ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने इस किले के बारे में कहानियां सुनी है। कहा जाता है कि यह एक प्राचीन योद्धा की आत्मा रहती है जो अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती। हमें बहुत सावधान रहना होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं तैयार हूं। मैंने पहले भी कई खतरों का सामना किया है और मैं यहां भी जीतूंगा। कारवा किले के मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा विशाल था, लेकिन टूटा हुआ था और उस पर अजीब से निशान बने थे जो अर्जुन के हाथ पर बने काले निशान से मिलते जुलते थे। सूरज प्रशिम ने कहा, केवल कुछ लोग ही अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर इंतजार करेंगे। अर्जुन, नेफिस और आकाक्षी, तुम मेरे साथ चलो। अर्जुन, नेफिस और आकाक्षी किले के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने हथियार और ढालें लटकी हुई थी जो सदियों से जंग खा रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे जहां एक विशाल सिंहासन खड़ा था। सिंहासन पर एक कंकाल बैठा था जिसके हाथ में एक टूटा हुआ तलवार था। अचानक कंकाल की आंखें लाल रंग से चमकने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी मेरे किले में दाखिल होता है उसे मेरी चुनौती का सामना करना होगा। कंकाल ने कहा, जो पास होगा उसे मेरा खजाना मिलेगा, जो हारेगा वह यही मरेगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने नेफिस की ओर देखा जो अपनी तलवार तैयार कर रही थी। आकाक्षी ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें मिलकर लड़ना होगा अर्जुन, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। कंकाल सिंहासन से उठा और अपनी टूटी हुई तलवार को हवा में लहराया। उसकी हरकतें तेज थीं और उसकी लाल आंखें डरावनी थीं। नेफिस ने अपनी तलवार से कंकाल पर वार किया, लेकिन कंकाल ने उसका वार रोक लिया और उसे पीछे धकेल दिया। सूरज प्रशिम ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कंकाल ने उसे एक झटके में दूर फेंक दिया। अर्जुन ने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया कंकाल के चारों ओर घूमने लगी और उसकी हरकतों को धीमा करने की कोशिश की। अर्जुन ने देखा कि कंकाल के सीने में एक चमकता हुआ लाल रत्न था जो शायद उसकी शक्ति का स्रोत था। उसने अपनी छाया को उस रत्न की ओर भेजा। छाया ने रत्न को तोड़ दिया और कंकाल एक जोरदार चीख के साथ टूटकर धूल में बदल गया। हॉल में एक चमकदार रोशनी उभरी। यह एक छोटा सा चमकता हुआ ताबीज था जो हवा में तैर रहा था। आवाज फिर से गूंजी, तुमने मेरी चुनौती पास कर ली। यह ताबीज तुम्हारा इनाम है, इसे ले लो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। अर्जुन ने ताबीज को लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडक उसके शरीर में दौड़ी। उसे लग रहा था कि उसकी छाया शक्ति अब और मजबूत हो गई है। नेफिस ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने फिर से हमें बचा लिया अर्जुन, लेकिन यह स्पेल हमें बार बार परखेगा। हमें तैयार रहना होगा। वे किले से बाहर निकले। सूरज प्रशिम अभी भी चोटिल था, लेकिन उसने अर्जुन की ओर देखकर कहा, तू हर बार मुझे हैरान कर देता है। शायद तू इस कारवा का सबसे मजबूत गुलाम है। कारवा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन अर्जुन जानता था कि रुइंड फोर्ट्रेस सिर्फ एक पड़ाव था। स्पेल की दुनिया में अभी और भी खतरनाक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने क्रिस्टल, लाल रत्न और नए ताबीज को कसकर पकड़ा और मन ही मन फैसला किया कि वह हर चुनौती का सामना करेगा। फोर्ट्रेस से निकलने के बाद कारवा ने कई दिनों तक यात्रा की। अब वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए थे जिसे चेंड आइल्स कहा जाता था। यह एक समुद्री द्वीप समूह था जहां कई छोटे छोटे द्वीप थे जो विशाल जंजीरों से आपस में जुड़े हुए थे। ये जंजीरें इतनी मोटी थीं कि वे किसी प्राचीन शक्ति की तरह लग रही थीं। समुद्र की लहरें तेज थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और चारों ओर एक डरावना सन्नाटा था। अर्जुन ने उन जंजीरों को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, क्रिम्सन स्पायर से मिले लाल रत्न और रुइंड फोर्ट्रेस से मिले ताबीज को छुआ। उसकी छाया शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था कि यह जगह उसके लिए नई मुसीबतें लाएगी। सूरज प्रशिम ने कारवां को एक छोटे से राफ्ट पर बिठाया और पहले द्वीप की ओर ले जाना शुरू किया। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह चेंड आइल्स है। यहाँ हमें बहुत सावधान रहना होगा। ये जंजीरें प्राचीन जादू से बनी है और यहाँ हर द्वीप पर एक नया खतरा छुपा है। आकाक्षी ने अर्जुन की ओर देखा और धीरे से कहा, मैंने इस जगह के बारे में सुना है। कहा जाता है कि यह हर द्वीप पर एक पहेली होती है और जो उसे हल नहीं कर पाता वह मर जाता है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं समझ गया। मैं हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। राफ्ट पहले द्वीप पर पहुंचा। यह एक छोटा सा द्वीप था
जिसके बीच में एक प्राचीन मंदिर जैसी संरचना थी। मंदिर के दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा था और ताले पर अजीब से निशान बने थे, जो अर्जुन के हाथ पर बने काले निशान से मिलते जुलते थे। सूरज पश्चिम ने कहा, यह ताला स्पेल की पहेली है, हमें इसे खोलना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। नेफिस ने मंदिर की दीवारों पर बने चित्रों को देखा और कहा, लगता है हमें यहाँ कुछ खास करना होगा, ये चित्र हमें कुछ बता रहे हैं। अर्जुन ने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक योद्धा की कहानी दिखाई गई थी, जो एक विशाल राक्षस से लड़ रहा था। चित्रों में एक खास जगह पर एक चमकता हुआ रत्न था, जो राक्षस की कमजोरी को दर्शा रहा था। अर्जुन ने कहा, हमें उस रत्न को ढूंढना होगा, शायद वही इस ताले की चाबी है। वे मंदिर के अंदर गए। अंदर का माहौल डरावना था। दीवारों पर पुराने हथियार और हड्डियां बिखरी हुई थी। मंदिर के बीच में एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें एक चमकता हुआ नीला रत्न रखा था। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस रत्न को छूने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी और एक विशाल राक्षस मंदिर की छत को तोड़कर बाहर निकला। उसका शरीर एक विशाल मकड़ी जैसा था, लेकिन उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। राक्षस ने गहरी आवाज में कहा, जो भी मेरा रत्न लेना चाहता है, उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। अर्जुन ने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया राक्षस की ओर बढ़ी और उसकी हरकतों को धीमा करने की कोशिश की। नेफिस ने अपनी तलवार से राक्षस की टांगों पर हमला किया और आकाक्षी ने उसका ध्यान भटकाने की कोशिश की। अर्जुन ने देखा कि राक्षस के पेट पर वही नीला रत्न जड़ा हुआ था। उसने अपनी छाया को उस रत्न की ओर भेजा। छाया ने रत्न को तोड़ दिया और राक्षस एक जोरदार चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उसका शरीर धूल में बदल गया। अर्जुन ने गड्ढे से नीला रत्न लिया और उसे ताले में डाला। ताला खुल गया और मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा सा चमकता हुआ गोला था, जो हवा में तैर रहा था। सूरज पश्चिम ने कहा, यह एक प्राचीन जादू का गोला है, इसे ले लो, यह हमें आगे की यात्रा में मदद करेगा। अर्जुन ने गोला लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लग रहा था कि उसकी छाया शक्ति अब और मजबूत हो गई है। नेफिस ने उसकी ओर देखा और कहा, तूने फिर से हमें बचा लिया अर्जुन, लेकिन यह सिर्फ पहला द्वीप था, अभी और भी चुनौतियां बाकी है। कारवां ने अगले द्वीप की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन जानता था कि चेंड आइल्स में हर द्वीप पर एक नई पहेली और खतरा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपने क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज और नए गोले को कसकर पकड़ा और मन ही मन फैसला किया कि वह हर चुनौती को पार करेगा। चेंड आइल्स के पहले द्वीप की चुनौती को पार करने के बाद कारवां ने रात के लिए डेरा डाला। अर्जुन ने एक चट्टान पर बैठा समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी जेब में क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज और चेंड आइल्स से मिला जादुई गोला सुरक्षित था। उसकी छाया शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि स्पेल उसकी फिर से परीक्षा लेने वाला है। रात गहराने लगी और कारवां के बाकी लोग सो गए। अर्जुन भी अपनी आंखें बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके कानों में वही ठंडी फुसफुसाती आवाज गूंजी। अर्जुन, तेरा दूसरा नाइटमेयर शुरू होने वाला है, आवाज ने कहा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दूसरा नाइटमेयर? उसने डरते हुए कहा, लेकिन जवाब में केवल एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक उसके सामने का दृश्य बदल गया। चेंड आइल्स गायब हो गए और वह एक अंधेरी ठंडी गुफा में खड़ा था। गुफा की दीवारें काले पत्थर से बनी थी और उन पर लाल रंग की नसें चमक रही थीं, जैसे वे जीवित हों। हवा में एक सड़ांध भरी बदबू थी और दूर से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने अपने चारों ओर देखा। उसके पास वही छोटा चाकू था जो वह हमेशा अपने साथ रखता था। उसने अपनी छाया को बुलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी छाया ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी जेब से क्रिस्टल निकाला, लेकिन वह भी चमक नहीं रहा था। यह क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। तभी गुफा की गहराई से एक विशाल प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर एक विशाल छिपकली जैसा था, लेकिन उसकी पूंछ पर एक जहरीला डंक था और उसकी आंखें काले कोयले की तरह चमक रही थी। उसकी हर सांस के साथ एक डरावनी सिसकारी निकल रही थी। प्राणी ने गहरी आवाज में कहा, यह तेरा दूसरा नाइटमेयर है इंसान, यहां तेरी शक्तियां काम नहीं करेंगी, तुझे अपनी हिम्मत से लड़ना होगा। अर्जुन का शरीर डर से कांपने लगा। उसने अपने चाकू को कसकर पकड़ा और कहा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैंने पहले भी राक्षसों को हराया है और मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। प्राणी ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन ने किसी तरह खुद को बचाया और एक तरफ कूद गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका शरीर पसीने से तर था। प्राणी बार बार उस पर हमला कर रहा था और अर्जुन हर बार मुश्किल से बच रहा था। उसकी छाया शक्ति काम नहीं कर रही थी और उसका चाकू प्राणी की सख्त चमड़ी को भेद नहीं पा रहा था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने देखा कि प्राणी की पूंछ पर चढ़ा जहरीला डंक उसकी कमजोर जगह हो सकता है। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और प्राणी के अगले हमले का इंतजार किया। जैसे ही प्राणी फिर से झपटा, अर्जुन ने उसकी पूंछ पर छलांग लगाई और अपने चाकू को डंक में घूम दिया। प्राणी ने एक जोरदार चीख मारी और जमीन पर गिर गया। उसकी काली आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसका शरीर काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। अर्जुन हांफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर थकान से चूर था, लेकिन वह जिंदा था। तभी वही ठंडी आवाज फिर से गूंजी। तूने दूसरा नाइटमेयर पार कर लिया अर्जुन, आवाज ने कहा, लेकिन यह सिर्फ एक और शुरुआत है। तेरी असली ताकत तेरे अंदर है, न कि उन शक्तियों में जो हमने तुझे दी है। अर्जुन की आंखें खुली और वह फिर से चेंड आइल्स में था। उसके आसपास वही चट्टानें थी और समुद्र की लहरें अभी भी शोर कर रही थी।
लेकिन उसके हाथ पर बना काला निशान अब और गहरा हो गया था। उसे समझ आ गया था कि स्पेल उसे बार बार परखेगा और हर बार उसे अपनी हिम्मत और बुद्धि से जीतना होगा। सुबह होने पर कारवां फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। नेफिस ने अर्जुन को देखा और कहा, तू आज कुछ परेशान लग रहा है अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बस एक और बुरा सपना था, लेकिन मैं ठीक हूं। वह जानता था कि यह कोई सपना नहीं था, यह उसकी जिंदगी का एक और सच था जिसे उसे हर हाल में जीतना था। चैंड आइल्स के पहले द्वीप से आगे बढ़ने के बाद कारवां ने अपनी यात्रा जारी रखी। राफ्ट समुद्र की लहरों पर डगमगाते हुए दूसरे द्वीप की ओर बढ़ रहा था। यह द्वीप पहले से बड़ा था और इसकी सतह पर काले पत्थरों की चट्टानें थीं जो सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। द्वीप के बीच में एक प्राचीन मूर्ति खड़ी थी जो एक विशाल योद्धा की थी। उसके हाथ में एक बड़ा भाला था। मूर्ति के चारों ओर जंजीरें लिपटी हुई थीं जो चैंड आइल्स की अन्य जंजीरों से जुड़ी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और समुद्र की लहरें तेजी से चट्टानों से टकरा रही थी। अर्जुन ने उस मूर्ति को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज और जादुई गोले को छुआ। उसकी छाया शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह द्वीप भी उसकी हिम्मत को परखेगा। सूरज पश्चिम ने राफ्ट को द्वीप के किनारे पर रोका और गंभीर स्वर में कहा, यह चैंड आइल्स का दूसरा द्वीप है। यहाँ भी एक पहेली होगी और हमें इसे हल करना होगा, लेकिन सावधान रहना, यहाँ का खतरा पहले से बड़ा हो सकता है। आकाक्षी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पहले द्वीप पर तूने हमें बचा लिया अर्जुन, लेकिन यह जगह मुझे और खतरनाक लग रही है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं तैयार हूं, हम मिलकर इस पहेली को हल करेंगे। कारवां मूर्ति के पास पहुंचा। मूर्ति के आधार पर एक बड़ा पत्थर का मंच था जिसके बीच में एक गोलाकार अवकाश था। अवकाश में एक निशान था जो अर्जुन के जादुई गोले से मिलता जुलता था। नेफिस ने कहा, लगता है हमें यहाँ उस गोले को रखना होगा जो हमें पहले द्वीप से मिला था। अर्जुन ने गोला निकाला और उसे अवकाश में रख दिया। जैसे ही गोला अपनी जगह पर फिट हुआ, मूर्ति की आंखें लाल रंग से चमकने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, जो भी मेरे द्वीप पर आता है उसे मेरी पहेली हल करनी होगी। मूर्ति ने कहा, पहेली हल करने के बाद तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। जो जीतेगा उसे मेरा आशीर्वाद मिलेगा, जो हारेगा वो यहां मरेगा। मूर्ति के सामने मंच पर एक चमकदार प्रतीक उभरा जिसमें 3 रंगों के रत्न, लाल, नीला और हरा, दिखाई दे रहे थे। प्रतीक के बगल में एक संदेश लिखा था, तीनों रत्नों को सही क्रम में रखो और मेरा रहस्य खुल जाएगा। अर्जुन ने प्रतीक को ध्यान से देखा। उसे याद आया कि क्रिम्सन स्पायर से मिला लाल रत्न, पहले द्वीप से मिला नीला रत्न और डार्क फॉरेस्ट से मिला हरा रत्न उसके पास था। उसने तीनों रत्नों को निकाला और सोचने लगा। नेफिस ने कहा, हमें इन रत्नों को सही क्रम में रखना होगा, लेकिन क्रम क्या होगा? अर्जुन ने मूर्ति के आधार पर बने चित्रों को देखा। उनमें एक कहानी दिखाई गई थी। पहले एक हरे जंगल का चित्र, फिर एक नीले समुद्र का और आखिर में एक लाल मीनार का। अर्जुन ने कहा, शायद हमें इन्हें इस क्रम में रखना होगा, पहले हरा, फिर नीला और आखिर में लाल। उसने रत्नों को उसी क्रम में रखा। जैसे ही लाल रत्न अपनी जगह पर रखा गया, मंच पर एक जोरदार कंपन हुआ और मूर्ति जीवित हो गई। उसने अपना भाला उठाया और अर्जुन की ओर हमला किया। उसकी हरकतें तेज थीं और उसकी लाल आंखें डरावनी थीं। नेफिस ने अपनी तलवार से मूर्ति पर वार किया, लेकिन मूर्ति ने उसे एक झटके में दूर धकेल दिया। आकाक्षी ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन मूर्ति बहुत शक्तिशाली थी। अर्जुन ने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया मूर्ति की हरकतों को धीमा करने में कामयाब रही। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के भाले की नोक पर एक चमकता हुआ रत्न था जो उसकी शक्ति का स्रोत था। अर्जुन ने अपनी छाया को उस रत्न की ओर भेजा। छाया ने रत्न को तोड़ दिया और मूर्ति एक जोरदार चीख के साथ रुक गई। उसकी लाल आंखें बंद हो गई और वह फिर से एक साधारण मूर्ति बन गई। मंच पर एक चमकदार रोशनी उभरी। यह एक छोटा सा चमकता हुआ भाला था जो हवा में तैर रहा था। मूर्ति की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मेरी पहेली हल कर ली और मुझे हरा दिया। यह भाला तुम्हारा इनाम है, इसे ले लो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। अर्जुन ने भाला लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लग रहा था कि उसकी छाया शक्ति अब और मजबूत हो गई है। सूरज पश्चिम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू हर बार हमें हैरान कर देता है अर्जुन, तुझमें कोई खास ताकत है। नेफिस ने भी उसकी तारीफ की और कहा, यह द्वीप हमारी बुद्धि और हिम्मत को परख रहा था, लेकिन तूने फिर से साबित कर दिया कि तू सबसे मजबूत है। कारवां ने अगले द्वीप की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन जानता था कि चैंड आइल्स में अभी और भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने नए भाले को कसकर पकड़ा और मन ही मन फैसला किया कि वह हर खतरे का सामना करेगा। चैंड आइल्स के दूसरे द्वीप से आगे बढ़ने के बाद कारवां तीसरे द्वीप पर पहुंचा। यह द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी की तरह लग रहा था। इसकी छोटी से काला धुआं निकल रहा था और जमीन पर लाल गर्म लावा की धाराएं छोटे छोटे नालों की तरह बह रही थी। हवा में सल्फर की तीखी गंध थी और चारों ओर गर्मी इतनी थी कि पसीना सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। द्वीप के बीच में एक ऊंचा पत्थर का मंच था जिसके शीर्ष पर एक आग का गोला हवा में तैर रहा था। गोले से निकलने वाली लपटें इतनी तेज थीं कि पास जाना भी मुश्किल था। अर्जुन ने उस मंच को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई।
उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज, जादुई गोला और भाले को छुआ। उसकी छाया शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह ज्वालामुखी द्वीप उसकी हिम्मत और बुद्धि को परखेगा। सूरज पश्चिम ने कारवां को मंच के पास रोका और गंभीर स्वर में कहा, यह चेंड आइल्स का तीसरा द्वीप है। यहाँ की पहली आग से जुड़ी होगी और हमें इसे हल करना होगा, लेकिन सावधान रहना, यह आग हमें जला सकती है। नेफिस ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यह जगह मुझे खतरनाक लग रही है। हमें जल्दी से पहली हल करनी होगी, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं समझ गया, हम इसे मिलकर हल करेंगे। मंच के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि मंच की सतह पर कुछ प्राचीन निशान उकेरे गए थे। उनमें एक संदेश लिखा था, आग को नियंत्रित करो वरना यह तुम्हें भस्म कर देगी। केवल सच्चा योद्धा ही मेरी शक्ति को संभाल सकता है। मंच के चारों ओर 3 छोटे छोटे अवकाश थे, जिनमें कुछ डालने की जगह थी। आकाक्षी ने मंच की जांच की और कहा, लगता है हमें यहां कुछ रखना होगा, लेकिन क्या? अर्जुन ने सोचा और अपनी जेब से जादुई गोला निकाला जो उसे पहले द्वीप से मिला था। उसने गोले को पहले अवकाश में रखा। गोला चमकने लगा और आग का गोला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी लपटें निकल रही थी। अर्जुन ने फिर लाल रत्न निकाला जो उसे क्रिम्सन स्पायर से मिला था और उसे दूसरे अवकाश में रखा। इस बार आग का गोला और शांत हो गया। आखिर में उसने तीसरे अवकाश में भाले को रखा जो उसे पिछले द्वीप से मिला था। जैसे ही भाला अपनी जगह पर फिट हुआ, आग का गोला पूरी तरह शांत हो गया और मंच पर एक चमकदार लाल पत्थर प्रकट हुआ। लेकिन तभी जमीन जोर से हिली और ज्वालामुखी के शीर्ष से लावा फटने लगा। मंच के नीचे से एक विशाल प्राणी बाहर निकला। उसका शरीर लावा और काले पत्थरों से बना था और उसकी आंखें पिघले हुए लावे की तरह चमक रही थी। उसकी हर सांस के साथ आग की लपटें निकल रही थीं। यह एक आग का राक्षस था, ज्वालामुखी का रक्षक। राक्षस ने गहरी गरजती आवाज में कहा, जो भी मेरी आग को नियंत्रित करता है उसे मुझसे लड़ना होगा। मैं इस द्वीप का रक्षक हूं। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया राक्षस की ओर बढ़ी, लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि छाया को वापस आना पड़ा। नेफिस ने अपनी तलवार से राक्षस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार राक्षस की चमड़ी पर पिघलने लगी। सूरज पश्चिम ने चिल्लाकर कहा, हमें इसकी कमजोर जगह ढूंढनी होगी। अर्जुन ने राक्षस को ध्यान से देखा। उसने देखा कि राक्षस के सीने में एक चमकता हुआ लाल कोर था जो उसकी शक्ति का स्रोत लग रहा था, लेकिन कोर तक पहुंचना आसान नहीं था क्योंकि राक्षस के चारों ओर आग की लपटें थीं। अर्जुन ने अपने भाले को उठाया और उसे राक्षस की ओर फेंका। भाला सीधे कोर में जा लगा और कोर टूट गया। राक्षस ने एक जोरदार चीख मारी और उसका शरीर पिघलकर लावा बन गया जो जमीन में समा गया। ज्वालामुखी शांत हो गया और धुआं कम हो गया। मंच पर चमकता हुआ लाल पत्थर अब भी मौजूद था। अर्जुन ने उसे उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लग रहा था कि उसकी छाया शक्ति अब और मजबूत हो गई है। नेफिस ने हाँफते हुए कहा, तूने फिर से हमें बचा लिया अर्जुन। यह राक्षस हमें जला देता अगर तू न होता। सूरज पश्चिम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुझमें कोई खास ताकत है गुलाम, शायद तू इस स्पेल को जीतने वाला है। आकाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अब तुझ पर पूरा भरोसा है अर्जुन। कारवां ने तीसरे द्वीप को छोड़कर अगले द्वीप की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन जानता था कि चेंड आइल्स की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। उसने अपने नए लाल पत्थर को कसकर पकड़ा और मन ही मन फैसला किया कि वह हर चुनौती का सामना करेगा। अध्याय 16। चेंड आइल्स का अंत तीसरे द्वीप की चुनौती को पार करने के बाद कारवां चेंड आइल्स के आखिरी द्वीप पर पहुंच गया। यह द्वीप सबसे बड़ा था और इसकी सतह पर काले पत्थरों की चट्टानें थीं जो चिकनी और चमकदार थी, जैसे किसी ने उन्हें तराशा हो। द्वीप के बीच में एक विशाल दरवाजा था जो मोटी जंजीरों से बंद था। दरवाजे की सतह पर प्राचीन निशान उकेरे गए थे जो अर्जुन के हाथ पर बने काले निशान से मिलते जुलते थे। दरवाजे के ऊपर एक चमकता हुआ प्रतीक था जो एक ड्रैगन की आकृति जैसा दिख रहा था। हवा में एक भारी सन्नाटा था और समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर एक डरावना शोर पैदा कर रही थी। अर्जुन ने उस दरवाजे को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज, जादुई गोला, भाला और तीसरे द्वीप से मिले लाल पत्थर को छुआ। उसकी छाया शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह आखिरी द्वीप उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सूरज पश्चिम ने कारवां को दरवाजे के पास रोका और गंभीर स्वर में कहा, यह चेंड आइल्स का आखिरी द्वीप है। इस दरवाजे के पीछे जो भी है वह हमारी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अगर हम इसे पार कर गए तो हम चेंड आइल्स से बाहर निकल सकेंगे। नेफिस ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, हमें तैयार रहना होगा अर्जुन, यह दरवाजा आसानी से नहीं खुलेगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, हम इसे मिलकर पार करेंगे। दरवाजे के पास पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि दरवाजे पर एक संदेश उकेरा गया था, सभी शक्तियां यहाँ एक होंगी, जो सच्चा योद्धा है वही मेरा सामना करेगा। दरवाजे पर 6 छोटे छोटे अवकाश थे जिनमें कुछ डालने की जगह थी। अर्जुन को समझ आ गया कि उसे अपने सभी इनामों का उपयोग करना होगा। उसने एक एक करके अपने सभी इनामों को अवकाशों में रखा। पहले क्रिस्टल, फिर लाल रत्न, ताबीज, जादुई गोला, भाला और आखिर में तीसरे द्वीप से मिला लाल पत्थर। जैसे ही आखिरी पत्थर अपनी जगह पर फिट हुआ, जंजीरें खुलने लगी।
और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक विशाल गुफा थी जिसके बीच में एक विशाल ड्रैगन बैठा था। उसका शरीर काले और लाल रंग का था और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। उसकी हर सांस के साथ गुफा में गर्मी बढ़ रही थी। ड्रैगन ने गहरी डरावनी आवाज में कहा, मैं चेंड आइल्स का रक्षक हूं। जो भी यहां तक पहुंचता है उसे मुझसे लड़ना होगा। जीत गए तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारा होगा, हार गए तो यह तुम्हारी कब्र होगी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया ड्रैगन के चारों ओर घूमने लगी, लेकिन ड्रैगन ने एक जोरदार दहाड़ मारी और अपनी पूंछ से छाया को दूर फेंक दिया। नेफिस ने अपनी तलवार से ड्रैगन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन ने अपनी आग की सांस से उसे पीछे धकेल दिया। सूरज, प्रशिम और आकाक्षी भी हमला करने की कोशिश में थे, लेकिन ड्रैगन बहुत शक्तिशाली था। अर्जुन ने ड्रैगन को ध्यान से देखा। उसने देखा कि ड्रैगन के सीने पर एक चमकता हुआ काला रत्न था जो उसकी शक्ति का स्रोत लग रहा था। लेकिन रत्न तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि ड्रैगन की आग की सांस हर तरफ फैल रही थी। अर्जुन ने अपने भाले को उठाया और ड्रैगन की ओर दौड़ा। ड्रैगन ने आग की सांस छोड़ी, लेकिन अर्जुन ने अपनी छाया को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और आग से बच गया। वह ड्रैगन के करीब पहुंचा और अपने भाले को सीधे काले रत्न में घूम दिया। रत्न टूट गया और ड्रैगन ने एक जोरदार चीख मारी। उसका शरीर धीरे धीरे काले धुएं में बदल गया और गायब हो गया। गुफा में एक चमकदार रोशनी उठी। यह एक चमकता हुआ कवच था जो हवा में तैर रहा था। ड्रैगन की आवाज फिर से गूंजी, तुमने मुझे हरा दिया। यह कवच तुम्हारा इनाम है, इसे पहनो और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। अर्जुन ने कवच को उठाया और पहन लिया। जैसे ही उसने कवच पहना, एक ठंडक उसके शरीर में दौड़ गई और उसे लग रहा था कि उसकी शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। नेफिस ने हाँफते हुए कहा, तूने फिर से हमें बचा लिया अर्जुन। यह ड्रैगन हमें मार देता अगर तू न होता। सूरज, प्रशिम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तू हर बार मुझे हैरान कर देता है। अब हम चेंड आइल्स से बाहर निकल सकते हैं। कारवा गुफा से बाहर निकला और राफ्ट पर सवार होकर चेंड आइल्स को पीछे छोड़ दिया। अर्जुन ने समुद्र की ओर देखा और सोचा कि यह सिर्फ एक और पड़ाव था। स्पेल की दुनिया में अभी और भी खतरनाक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। चेंड आइल्स की खतरनाक यात्रा को पीछे छोड़ने के बाद कारवा समुद्र के उस पार एक विशाल रेगिस्तान में पहुंच गया। यह रेगिस्तान अनंत तक फैला हुआ लग रहा था, जहां सुनहरी रेत के टीले हवा में उड़ रहे थे। आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और तेज हवाएं रेत के तूफान को जन्म दे रही थी। हवा में रेत के कण चुभ रहे थे और चारों ओर एक डरावना सा शोर गूंज रहा था। सूरज की रोशनी धुंधली थी और गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने इस रेगिस्तान को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपने नए कवच को छुआ जो उसे चेंड आइल्स के आखिरी द्वीप से मिला था। कवच ने उसे ठंडक का एहसास दिया, लेकिन उसे पता था कि यह रेगिस्तान नई मुसीबतें लाएगा। उसने अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज, जादुई कोला, भाला और लाल पत्थर को भी जांच लिया। उसकी छाया शक्ति अब पहले से ज्यादा मजबूत थी, लेकिन रेगिस्तान का माहौल उसे परेशान कर रहा था। सूरज, प्रशिम ने कारवा को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन उसकी आवाज गंभीर थी। उसने कहा, यह तूफानी रेगिस्तान है, यहाँ हमें बहुत सावधान रहना होगा। रेत के नीचे खतरे छुपे हैं और तूफान हमें भटका सकता है। आकाक्षी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने इस रेगिस्तान के बारे में सुना है। यहाँ रेत के राक्षस रहते हैं जो यात्रियों को अपना शिकार बनाते हैं। हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहिए। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं समझ गया, मैं सावधान रहूंगा। कारवां रेगिस्तान में आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद रेत का तूफान और तेज हो गया। हवा इतनी तेज थी कि गुलामों को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। तभी रेत के नीचे से अजीब सी हलचल हुई और कई विशाल प्राणी बाहर निकले। वे रेत के सांप थे। उनके शरीर रेत से बने थे, लेकिन उनकी आंखें हरे रंग की चमक रही थी और उनके दांत नुकीले और जहरीले थे। सूरज, प्रशिम ने चिल्लाकर कहा, सभी लोग तैयार हो जाओ, हमें इन राक्षसों से लड़ना होगा। नेफिस ने अपनी तलवार निकाली और एक सांप पर हमला किया, लेकिन उसकी तलवार सांप के शरीर से आर पार हो गई, जैसे वह रेत को काट रही है। आकाक्षी ने भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन सांप बहुत तेज थे। एक सांप ने आकाक्षी को अपनी पूंछ से लपेट लिया और उसे रेत में खींचने की कोशिश की। अर्जुन ने तुरंत अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया ने सांप को पकड़ लिया और उसे रेत से बाहर खींचा, जिससे आकाक्षी बच गया। अर्जुन ने अपने नए कवच का उपयोग किया। कवच ने रेत के कणों को उससे दूर रखा, जिससे वह आसानी से लड़ सके। उसने देखा कि सांपों की आंखों में चमकते हरे रत्न उनकी शक्ति का स्रोत थे। उसने अपने भाले को उठाया और एक सांप की आंख में वार किया। रत्न टूट गया और सांप चीखकर रेत में बदल गया। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, इन हरे रत्न तोड़ो, यही इनकी कमजोरी है। नेफिस और आकाक्षी ने उसकी बात सुनी और बाकी सांपों के रत्न तोड़ने लगे। एक एक करके सारे सांप रेत में बदल गए, लेकिन तूफान अभी भी थम नहीं रहा था। सूरज, प्रशिम ने कहा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, नहीं तो यह तूफान हमें निगल लेगा। तूफान और तेज हो गया और कारवां को आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। अर्जुन ने देखा कि दूर एक गुफा का मुहाना दिख रहा था। उसने सूरज, प्रशिम को बताया और कारवां ने किसी तरह गुफा तक पहुंचकर उसमें शरण ली। गुफा के अंदर ठंडक थी और तूफान की आवाज बाहर गूंज रही थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो किसी पुरानी कहानी को बता रहे थे। अर्जुन ने चित्रों को ध्यान से देखा। उनमें एक प्राचीन जादू की कहानी दिखाई गई थी, स्पेल की उत्पत्ति की कहानी। चित्रों में दिखाया गया था कि स्पेल एक प्राचीन शक्ति थी जो योद्धाओं को परखने के लिए बनाई गई थी। अर्जुन को समझ आ गया कि यह रेगिस्तान भी उसकी परीक्षा का हिस्सा है। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह हर चुनौती को पार करेगा।
तूफानी रेगिस्तान में रेत के सांपों से लड़ने के बाद कारवां ने एक गुफा में शरण ली थी। गुफा के अंदर ठंडक थी और बाहर तूफान की तेज हवाएं गूंज रही थी। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो स्पेल की उत्पत्ति की कहानी बता रहे थे। अर्जुन उन चित्रों को देखकर समझ गया था कि स्पेल एक प्राचीन शक्ति है जो योद्धाओं को परखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन गुफा में अभी और रहस्य छुपे थे। रात गहराने लगी और कारवां के बाकी लोग थकान से सो गए। अर्जुन एक दीवार के सहारे बैठा था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। तभी उसे एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। अर्जुन, यह गुफा तेरी हिम्मत को परखेगी। आवाज निकली। यह वही ठंडी आवाज थी जो स्पेल की ओर से उसे सुनाई देती थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, लेकिन गुफा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चारों ओर अंधेरा गहरा गया था और दीवारों पर बने चित्र अब चमक रहे थे जैसे वे जीवित हो। अर्जुन खड़ा हुआ और उसने अपने कवच को छुआ। उसकी छाया शक्ति अभी भी उसके साथ थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह गुफा उसे किसी नई परीक्षा में ले जा रही है। गुफा की गहराई में एक संकरी गली थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और उस गली में आगे बढ़ा। गली के अंत में एक छोटा सा कक्ष था जिसके बीच में एक प्राचीन दर्पण खड़ा था। दर्पण की सतह काली थी, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। जैसे ही अर्जुन ने दर्पण की ओर देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन यह प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा वह था। दर्पण में अर्जुन का प्रतिबिंब एक डरे हुए, कमजोर लड़के का था। वही अर्जुन जो अपनी पुरानी जिंदगी में गरीबी और भूख से जूझता था। प्रतिबिंब ने उसकी ओर देखा और कहा, तू अभी भी वही कमजोर लड़का है। अर्जुन, तू यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन तू कभी नहीं जीत पाएगा। तेरा डर तुझे हरा देगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जवाब दिया, मैं अब वह लड़का नहीं हूं। मैंने हर चुनौती का सामना किया है और मैं यहां भी जीतूंगा। प्रतिबिंब ने एक ठंडी हंसी हंसी और कहा, तो मुझे हरा कर दे। मैं तेरा डर हूं। दर्पण से एक काली धुंध निकली और उस धुंध से अर्जुन का प्रतिबिंब बाहर आ गया। यह एक काला छाया जैसा प्राणी था जिसके हाथों में नुकीले पंजे थे। उसकी आंखें खाली थी, लेकिन उनमें एक डरावना ठंडापन था। प्राणी ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने अपनी छाया को बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी छाया इस बार काम नहीं कर रही थी। उसे समझ आ गया कि यह उसकी अपनी हिम्मत की परीक्षा है। उसने अपने भाले को उठाया और प्राणी से लड़ना शुरू किया। प्राणी तेज था और हर बार जब वह अर्जुन को छूता, अर्जुन को अपने अतीत की दर्दनाक यादें दिखाई देती, भूख, ठंड और अकेलापन। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को याद किया और कहा, मैंने उस अतीत को पीछे छोड़ दिया है। मैं अब मजबूत हूं। उसने अपने भाले से प्राणी के सीने में वार किया। प्राणी चीखा और काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। दर्पण टूट गया और उसके टुकड़ों से एक चमकता हुआ रत्न बाहर निकला। अर्जुन ने रत्न को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई और उसकी छाया शक्ति फिर से सक्रिय हो गई। उसे लग रहा था कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। ठंडी आवाज फिर से गूंजी, तूने अपने डर को हरा दिया अर्जुन। यह रत्न तेरी हिम्मत का इनाम है। अर्जुन गुफा के कक्ष से बाहर निकला। गुफा फिर से पहले जैसी हो गई थी और कारवां के बाकी लोग अभी भी सो रहे थे। नेफिस जागी हुई थी और उसने अर्जुन को देखा। उसने कहा, तू कुछ परेशान लग रहा है अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बस एक और परीक्षा थी, लेकिन मैंने उसे पार कर लिया। सुबह होने पर कारवां ने गुफा छोड़ दी और रेगिस्तान में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अर्जुन जानता था कि यह गुफा उसकी यात्रा का एक और पड़ाव था और स्पेल की दुनिया में अभी और भी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। गुफा में अपने डर को हराने के बाद कारवां ने तूफानी रेगिस्तान में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। रेत का तूफान अब थम गया था, लेकिन रेगिस्तान का अंत अभी भी दूर लग रहा था। सूरज की तपती रोशनी में रेत चमक रही थी और हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थी। कई घंटों की यात्रा के बाद कारवां एक विशाल रेत के महल के सामने पहुंचा। यह महल रेत से बना था, लेकिन इसकी दीवारें इतनी चिकनी थी कि वे किसी प्राचीन जादू से बनी लग रही थी। महल के शीर्ष पर एक विशाल मुकुट जैसी संरचना थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अर्जुन ने उस महल को देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। उसने अपने कवच को छुआ जो उसे चेंडाइल से मिला था और अपनी जेब में रखे क्रिस्टल, लाल रत्न, ताबीज, जादुई गोला, भाला, लाल पत्थर और गुफा से मिले रत्न को जांच लिया। उसकी छाया शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी, लेकिन उसे लग रहा था कि यह महल उसकी एक और बड़ी परीक्षा होगी। सूरज प्रशिम ने कारवां को महल के सामने रोका और गंभीर स्वर में कहा, यह रेत का महल है, यहाँ रेत का राजा रहता है। अगर हमें रेगिस्तान से बाहर निकलना है तो हमें उससे लड़ना होगा। नेफिस ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और कहा, यह आसान नहीं होगा अर्जुन। रेत का राजा इस रेगिस्तान का मालिक है, हमें बहुत सावधान रहना होगा। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं तैयार हूं, हम इसे मिलकर हरा देंगे। महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और कारवां अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक विशाल हॉल था जिसके बीच में रेत का एक सिंहासन खड़ा था। सिंहासन पर रेत का राजा बैठा था। उसका शरीर रेत से बना था, लेकिन उसकी आंखें सुनहरे रंग की चमक रही थी। उसके सिर पर एक विशाल मुकुट था जिसमें एक चमकता हुआ रेत का रत्न जड़ा था। उसकी हर सांस के साथ हॉल में रेत की लहरें उठ रही थी। रेत का राजा ने गहरी गरजती आवाज में कहा, मेरे रेगिस्तान में तुमने दखल दिया है, अगर यहाँ से जिंदा निकलना चाहते हो तो मुझसे लड़ो। अर्जुन ने अपनी छाया को बुलाया। उसकी छाया रेत के राजा की ओर बढ़ी, लेकिन राजा ने एक हाथ हिलाया और रेत की एक विशाल लहर ने छाया को दूर धकेल दिया। राजा ने रेत को नियंत्रित करके कई रेत के गोले बनाए और कारवां पर हमला किया। सूरज प्रशिम,
और अकाक्षी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रेत के गोले बहुत तेज थे। नेफिस ने अपनी तलवार से एक गोले को काटने की कोशिश की, लेकिन रेत ने उसकी तलवार को जकड़ लिया। अर्जुन ने अपने कवच का उपयोग किया, जो उसे रेत से बचाता था। उसने देखा कि राजा के मुकुट में जड़ा रेत का रत्न उसकी शक्ति का स्रोत था। उसने अपनी छाया को फिर से बुलाया और उसे रेत की लहरों से बचने का आदेश दिया। छाया ने रेत के राजा के पास पहुंचकर मुकुट पर हमला किया, लेकिन राजा ने छाया को पकड़ लिया और उसे रेत में दबाने की कोशिश की। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया। उसने अपने भाले को उठाया और रेत के राजा की ओर दौड़ा। राजा ने एक और रेत की लहर बनाई, लेकिन अर्जुन ने अपने कवच की शक्ति से उस लहर को पार कर लिया। वह राजा के करीब पहुंचा और अपने भाले से मुकुट में जड़े रेत के रत्न को तोड़ दिया। रेत का राजा एक जोरदार चीख मारी और उसका शरीर रेत में बदलकर बिखर गया। हॉल में रेत की लहरें शांत हो गई और सिंहासन पर एक चमकता हुआ रेत का ताबीज प्रकट हुआ। राजा की आवाज गूंजी, तुमने मुझे हरा दिया। यह ताबीज तुम्हारा इनाम है, इसे ले लो और रेत की शक्ति तुम्हारी होगी। अर्जुन ने ताबीज को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक गर्माहट उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लग रहा था कि वह अब रेत को नियंत्रित कर सकता है। नेफिस ने हाँफते हुए कहा, तूने फिर से हमें बचा लिया अर्जुन। यह राजा हमें रेत में दफन कर देता अगर तू न होता। सूरज पश्चिम ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अब हम रेगिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। तूने हमें एक और बार बचा लिया। कारवान ने रेत के महल को छोड़ दिया और रेगिस्तान के आखिरी छोर की ओर बढ़ा। अर्जुन जानता था कि यह रेगिस्तान उसकी यात्रा का एक और पड़ाव था और स्पेल की दुनिया में अब भी और भी खतरनाक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी।